हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मज़े में? चलिए, आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है हॉस्पिटल फार्मेसी चैप्टर 4 का पार्ट बी आज हम पढ़ाएंगे। आज हम पार्ट बी लेके आए हैं, पार्ट बी। ठीक, आज हम पार्ट बी पढ़ाएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए। आपको पता ही होगा हमने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को इंक्लूड करके समझा है कि जो चैप्टर 3 है वही हमारा चैप्टर 4 भी है। तो चैप्टर 3 बोले हैं, चैप्टर 4 बोले हैं, तो मतलब एक ही है। ठीक, पिछली क्लास में हमने कुछ बात कर लिया था किसके बारे में, सप्लाई चेन के बारे में अच्छे से हमने समझ लिया था। प्रिपरेशन ऑफ प्रोसीजर हमने समझ लिया था। सप्लाई चेन पढ़ लिए थे, प्रिपरेशन पढ़ लिए थे, प्रोसीजर यहाँ तक हमने अगले चैप्टर में पढ़ लिया था। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है इन्वेंट्री कंट्रोल से। ठीक, इन्वेंट्री कंट्रोल से हम पढ़ेंगे। देखिए कहाँ तक पढ़ते हैं, बहुत है नहीं, देखते हैं। हो सकता है इसको एक और पार्ट में लेके आए, इन्वेंट्री कंट्रोल आज पढ़ा दें और उसके बाद फिर यहाँ से जो है एक्सपायरी ऑफ ड्रग रिमूवल एंड हैंडलिंग, इसको हम अगले पढ़ाए नहीं तो हो सकता है इसी में पढ़ा दें, देखेंगे जैसा भी टाइम रहेगा। ठीक, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। चलिए, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स इसको हम पढ़ लिए थे। आ गया इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक, सबसे पहले समझिए इन्वेंट्री कंट्रोल होता क्या है। टेक्निक की बात बाद में करेंगे, पहले समझेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। इन्वेंट्री कब क्या होता है, उसमें पहले इन्वेंट्री समझ लीजिए। इन्वेंट्री क्या होता है, जो भी मेडिसिन है, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट या सर्विसें हैं, उस प्रोडक्ट या सर्विस को अपने फार्मेसी में अपनी भी दवाओं के माध्यम से, यानी उसको बताएं कि हमारे जो फार्मेसी है इसमें ये दवा या सर्विस उपलब्ध है, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री। और इसी को कंट्रोल करने का काम, यानी हमारे जो दवा या जो भी सर्विस जो भी हम दे रहे हैं, जो भी चीज़ें बेच रहे हैं, उसमें कम ना होने पाए, इसी को मैनेज कैसे करना है या उसकी मात्रा बढ़ ना जाए, इसको कैसे मैनेज करना है, इसी को बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक, देखिए समझिए, इन्वेंट्री का मतलब हॉस्पिटल या फार्मेसी में रखी गई सारी दवाएं या मेडिकल सप्लाईज का उद्देश्य अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, जो दवा की उपलब्धता है वो क्या है, बनी रहे। हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, जो दवा की उपलब्धता है वो क्या हो, बनी रहे, और साथ में शॉर्टेज से बचना, कोई भी दवा की शॉर्टेज या कमी न देखने को मिले, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री। अब इसको मैनेज कैसे किया जाएगा, देखिए इन्वेंट्री कंट्रोल एक प्रक्रिया है जिसमें स्टॉक की मात्रा, जो भी दवा है, जो स्टॉक है वो, साथ में उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, उसका एक्सपायरी ख़त्म ना होने पाए, यानी उसका एक्सपायरी को भी मॉनिटर किया जा सकता है। इसका उद्देश्य ओवर स्टॉकिंग, दवा का बहुत अधिक आपकी फार्मेसी में ना हो जाए, या आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, या दवा ख़त्म ना हो जाए, इन दोनों से बचाना होता है। इसी को मैनेज करने का काम जो होता है इन्वेंट्री कंट्रोल होता है। ऐसे पढ़ेंगे इसके टेक्निक, यानी ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन से प्रोसेस हैं, जैसे इस हम दवा को मैनेज कर सकते हैं जिससे दवा हमारी स्टॉक में ना ओवर स्टॉक हो जाए, यानी बढ़ ना जाए, ना ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, ना कम ना हो जाए। तो इसको मैनेज करने वाले कुछ तरीके हैं। जैसे पहला हम पढ़ेंगे ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस, देखिए ABC एनालिसिस है, इसमें ड्रग को उसकी महत्ता, इंपॉर्टेंस और खर्च के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। किसके कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। पहला A, दूसरा B, तीसरा C। आपको नाम से क्लियर हो रहा है। देखिए इसमें किसके बेसिस पे लिया गया है, इंपॉर्टेंस और खर्च, कॉस्ट के बेसिस पे। उद्देश्य क्या है, हाई कॉस्ट हाई वैल्यू को ध्यान देना, लोअर कॉस्ट ड्रग पर कम ध्यान देना। तो ऐसे ड्रग पर ध्यान दे रहा है कि जो बहुत अधिक महंगा हो और जिनका क्या हो, वैल्यू अधिक हो। ठीक, तो एक कैटेगरी में उन दवाओं को रखा जाता है जो हाई वैल्यू और लो क्वांटिटी ड्रग है। मतलब अगर समझिए, अगर मान लीजिए एक कैटेगरी की मेडिसिन की प्राइस, अगर मान लीजिए 100 में से, लेट्स हम मान लेते हैं 100 में से उसका 70 रुपया है। कितना है, 70 रुपया है। एक टैबलेट की बात कर रहे हैं। तो क्या एक टैबलेट की बात अगर हम 70 रुपये में लगाएंगे तो क्या हमको एक ही मेडिसिन मिलेगी, क्लियर। तो यानी मैक्सिमम कंट्रोल और मॉनिटर इसी को ज़रूरत पड़ता है, यानी क्योंकि इसमें हमारा पैसा ज़्यादा लगेगा। बी कैटेगरी में मॉडरेट वैल्यू, मान लीजिए उसकी जो वैल्यू है अगले एक टैबलेट की, उसकी कितनी है, 20 रुपया है। कितनी है, 20 रुपया है। तो क्या 20 रुपये में हमको एक ही मेडिसिन मिलेगी, और यहाँ 70 में एक मिल रही थी, समझिए 70 में एक मिल रही थी, यहाँ 20 में हमको एक मिल रही है। तो अगर हम यहाँ अगर 70 रुपया लेंगे तो क्या हमको कितनी मिल जाएगी, 3 साढ़े 3 मिल जाएगी, क्लियर। तो कह रहे हैं कि मॉडरेट रेट को, उसको मॉडरेट कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, और उसको हमारा क्योंकि पैसा कम लगेगा। जो लो चीप, जो सस्ती दवाई होंगी, जो C कैटेगरी की होंगी, उसको कम ही पैसा में बहुत हाई क्वांटिटी में ले सकते हैं। मतलब अगर हम 70 रुपया इसमें भी अगर लगा दें तो बहुत अधिक मिल जाएगा। तो यानी इसका क्या होगा, 10 रुपये में एक मिलता है तो 70 रुपये में हमको 7 मिलेगा। तो कहने का मतलब बस एक टैबलेट के लिए था। हमने बताया कि इसमें आप क्या करेंगे, बहुत सारे यानी हज़ारों रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। आपको पता ही होगा, एक अगर आपको फार्मेसी चलाना है तो हज़ारों लाखों रुपये का उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक,
तो कहने का मतलब यह है, एक कैटेगरी में उन मेडिसिन को रखेंगे जिनका प्राइस बहुत अधिक हो और हमको बहुत कम क्वांटिटी में वो दवा मिलेगा, उसको हमको कंट्रोल और मैनेज करने का ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि अगर वो हमारी दवा थोड़ी सी भी एक्सपायर हो गई, थोड़ी सी भी अगर दवा ख़राब हो गई तो हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो इन दवाओं को आपको क्या करने का, मैक्सिमम आपको कंट्रोल रखना होगा, ऐसे देखना होगा, चेक करना होगा, हमेशा मॉनिटर करना होगा कि दवा हमारा ख़राब ना होने पाए, एक्सपायर ना होने पाए, दवा को हमको जल्दी से जल्दी बेच लेना, उतनी क्वांटिटी मंगाना जितना ज़रूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये दवाएं मान लीजिए लो क्वालिटी वाली ख़राब भी हो जाती हैं, तब भी क्या, हमारा बहुत कम ही खर्चा होगा, ठीक। लेकिन मैक्सिमम जो क्वालिटी है, जो एक कैटेगरी में आएंगी, अगर उनका थोड़ी सी भी मात्रा ख़राब हो जाएगी तो हमारा बहुत पैसा नुकसान हो जाएगा, ठीक। इसको देखो, परसेंटेज ऑफ एनुअल कंजप्शन। एनुअल कंजप्शन निकालने का एक तरीका है, एक सूत्र है, कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल टर्म एंड क्वांटिटी यूज्ड एनुअली। मतलब आप एक जो इंडिविजुअल आइटम, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए आप पैरासीटामॉल खरीद रहे हैं, तो उस पैरासीटामॉल में कितनी कॉस्ट, कितनी लागत लग रही है, उसकी प्राइस, साथ में क्वांटिटी कितनी आपकी साल में यूज हो रही है, कितनी क्वांटिटी आपकी मान लीजिए पूरे साल में यूज हो रही है पैरासीटामॉल की। मान लीजिए साल में आप पूरे जो पैरासीटामॉल है उसकी मान लीजिए आपने 1000 बॉक्स बेच दिए, कितने, 1000 बॉक्स। तो जो भी यूज हो रहा है उसको, उसके साथ कॉस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल कॉस्ट जितने भी आप आइटम रखे हैं उससे डिवाइड कर दीजिएगा और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो अगर आप ऐसा देखेंगे तो जो ऐसा जब आप चेक करेंगे तो 70% ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी आपके जितनी भी लागत लगेगी, जो एक कैटेगरी की मेडिसिन है उसमें 70% आपका पैसा लग जाएगा केवल 10% आइटम के लिए, यानी 10% आपकी दवाओं के लिए आपका जो पैसा लगेगा वो 70% लगेगा, और 20% आइटम के लिए आपका जो कॉस्ट लगेगा 20% बी कैटेगरी में, और सी कैटेगरी में आपको 70% जो भी मेडिसिन है उसके लिए आपका केवल 10% पैसा लगेगा। समझ में आ रहा है? ये है कि अपना ABC जो इम्पोर्टेंस और कॉस्ट के बेसिस पे रखा गया है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। ए कैटेगरी में कौन है, जो बहुत अधिक पैसा लगे कम मिले, और बी में जो मॉडरेट पैसा लगे मॉडरेट दवा की संख्या मिले, सी में जो कम पैसा में बहुत अधिक दवा मिले। बस इतना आप समझ लीजिए, बहुत अच्छे से आप बना के लिख सकेंगे, ठीक। आगे जो हमारा है वेद एनालिसिस। वेद एनालिसिस को क्राइटेरिया, महत्व क्या कैटेगरी के आधार पर डिवाइड किया गया है, यानी इसका महत्व क्या है। उद्देश्य लाइफ सेविंग ड्रग है, अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना, यानी हमारी फार्मेसी में इस दवा की उपलब्धता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लाइफ सेविंग ड्रग है, दवा लाइफ को बचाने वाली दवा है। उदाहरण के लिए वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल, इसके जो फुल फॉर्म है वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल। वाइटल क्या होंगे, लाइफ सेविंग ड्रग, कोई शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। ऐसे ड्रग हैं जो कि लाइफ को तुरंत बचाने की जरूरत होंगे, अगर इनकी कमी हो गई या आपके फार्मेसी में शॉर्टेज हो गया तो उस पेशेंट की डेथ हो सकती है न उस दवा के कारण। क्यों? क्योंकि आपकी फार्मेसी में उस दवा उपलब्ध नहीं है। दूसरा इसेंशियल, आवश्यक है, फ्रिक्वेंटली यूज ड्रग है, मॉडरेट, शॉर्टेज, टॉलरेंट, अगर थोड़ा बहुत शॉर्टेज हो सकता है चलेगा। डिजायरेबल, अपनी इच्छा अनुसार आप इसको रख भी सकते हैं, शॉर्टेज भी हो जाएगी, कोई दिक्कत। मान लीजिए गैस की टेबलेट है, हम नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं होगी इससे, ठीक। बड़ी मेजर दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे वेद एनालिसिस में कॉस्ट फैक्टर नहीं है, केवल क्लिनिकल इंपॉर्टेंस एंड क्रिटिकल फोकस दिया जाता है, केवल क्लिनिकल लोगों के इलाज के लिए इसका फोकस दिया जाता है, इसमें कोई कॉस्ट या पैसे की लेन देन वाली बात नहीं है, ठीक। आगे है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अच्छे से समझिए, ये भी इसमें भी कॉस्ट से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिलती हैं, इसमें भी पैसे की बात हो जाती है। देखिए, फार्मूला बेस्ड टेक्निक है, मिनिमम टोटल जो कॉस्ट होगा ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग, जो भी आप ऑर्डर कर रहे हैं, मान लीजिए आपने ऑर्डर किया मेडिसिन को, उसमें पैसा लगेगा, फिर साथ में आप उसको स्टोर भी करके रखेंगे, फ्रिज वाला है तो फ्रिज से, या रैक पे रखना है रैक पे तो उसको आप स्टोर करके रखेंगे, उसमें भी पैसा लगेगा। तो ऑर्डरिंग एंड कॉस्टिंग टॉप, या कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट, यानी जो टोटल जो कॉस्ट है उस पर ऑप्टिमम स्टॉक क्वांटिटी पता किया जाता है। हमारे पास आप कितना क्वांटिटी में स्टॉक अपने पास रख सकेंगे, उससे डिसाइड किससे करेगा, आपके पास कॉस्ट कितना है, कितना आपके पास पैसा है, जो भी क्वांटिटी उसको आप स्टॉक करके रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, ओवर स्टॉकिंग या स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक ना होने पाए, ठीक। ओवर स्टॉकिंग मतलब आपके पास ऐसा ना हो बहुत सारी दवाएं पड़ी हो जाएं और फालतू का आप सब पैसा दे रहे हैं उसका ऑर्डर करने का और होल्ड करने का, ठीक। और उसके बाद फिर आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, ऐसा ना हो कि आपके फार्मेसी में दवा की कमी भी हो जाए, ठीक। फार्मूला की बात करेंगे तो EOQ बराबर √2DS/H। यहाँ पे देखिए एक का मतलब समझ लीजिए। डी का मतलब होता है एनुअल डिमांड, आपकी वार्षिक आय कितनी है, कितनी आपकी डिमांड है, साल में आपको कितना मेडिसिन चाहिए हो। यस क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपको ऑर्डर करने में पैसा कितना लग रहा है, ठीक, ऑर्डर करने में पैसा कितना लग रहा है। एच क्या है, कैरिंग या होल्डिंग कॉस्ट,
आप उसको रख रखाव में पर साल कितने खर्चा कर रहे हैं। ठीक, इस सब जब आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी मेडिसिन आपको एक बार में मंगाना चाहिए, ये आप चीज़ें आपको आ जाएगा। जैसे मान लीजिए समझिए, मान लीजिए आपकी एनुअल डिमांड 1000 टैबलेट की है, ऑर्डरिंग कॉस्ट मान लीजिए 50 रुपये पर ऑर्डर लग रहा है, एक ऑर्डर पे आपको मान लीजिए 50 रुपये देना पड़ता है। ठीक, और होल्डिंग कॉस्ट की बात करें तो 2 रुपये पर टैबलेट पर ईयर लगता है, मतलब एक साल में आप 2 रुपये देंगे पर टैबलेट, एक टैबलेट का 2 रुपया। ठीक, क्लियर। तो आप देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब निकालेंगे 2 इंटू 100 इंटू 50/2 जब निकालेंगे तो लगभग 224 टैबलेट, मतलब आपको पर ऑर्डर पे 224 टैबलेट देना है। मतलब जब एक बार आप उसको ऑर्डर देंगे भैया हमारे यहाँ मेडिसिन पहुँचाइए, तो कितनी टैबलेट का देंगे, 224 का। ऐसे दूसरे दूसरे टैबलेट का, ऐसे दूसरे आइटम का भी निकाला जाता है। लीड टाइम क्या होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लिया जाता है, लीड टाइम क्या है। लीड टाइम वो है जब आप ऑर्डर दे रहे हैं और उसके डिलीवरी तक होने तक जो भी समय लगता है उसको लीड टाइम कहते हैं। यह स्टॉक मैनेजमेंट और टाइमली अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब लीड टाइम एक ऐसा टाइम है, आप इस टाइम पे क्या करेंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि इस टाइम पे हमारा जो स्टॉक हो कम ना हो जाए। ऐसा समझिए जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, मान लीजिए फ्लिपकार्ट अमेजोन से करते हैं, तो उसमें देता है ना कि जो डिलीवरी हो जाएगा विथ इन 7 डेज, विथ इन 5 डेज, ऐसा देता है, टाइम दे देता है। तो जिस टाइम से आप ऑर्डर किए हैं जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाता उसके बीच का जो समय है उसी को हम लीड टाइम कह रहे हैं। इसमें यही क्या है, मेडिसिन के साथ हो रही है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान लीजिए आपके पास मान लीजिए 1000 टैबलेट था। ठीक, कितना था, 1000 टैबलेट था, और आपका लीड टाइम मान लीजिए 5 दिन है। 5 दिन है, आपका 1000 टैबलेट है, और एक दिन में मान लीजिए आप कितना यूज कर रहे हैं, मान लीजिए 100। ठीक, 100 टैबलेट एक दिन में आपका 100 जा रहा है, और लीड टाइम कितना है आपका, 5 दिन। तो क्या आप इसको कब ऑर्डर करेंगे, 1000 टैबलेट बताइए। हम एक दिन की बात करें, एनुअल डिमांड काट दीजिए, एक दिन की बात करें, मतलब आपके पास टोटल 1000 टैबलेट है, एक दिन में आप कितना यूज कर रहे हैं, 100 टैबलेट। तो आप बताइए आपका लीड दिन अगर 5 दिन का है तो कितने दिन में आप इसको फिर नेक्स्ट ऑर्डर देंगे 1000 टैबलेट का। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए एक दिन में 1000 हो गया, तो नेक्स्ट डे में बचा कितना है, 900, फिर उसमें 100 जाएगा, फिर कितने बचेगा, 800, फिर 100 जाएगा, तो ऐसे ऐसे करते चला जाएगा। तो आपको 6वें दिन देंगे, कितने दिन, 6वें दिन, चौथे दिन आप इसमें ऑर्डर किस दिन देंगे, चौथे दिन, क्योंकि चौथे दिन आपका जो टैबलेट की क्वांटिटी होगी कितनी होगी, 600। और जबकि हमको पता है 5 दिन तो इधर भी जाएगा हमारा, 5 दिन तो इधर भी जाएगा, तो 5 4 9, यानी हमको ये ख़त्म होने से पहले ही हमारा जो टैबलेट है वो आ जाए। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं लेट टाइम। रीऑर्डर लेवल, देखो उसी में बात करेगा, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल स्टॉक, जिस फार्मासिस्ट को नई दवाओं का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, इसका उद्देश्य है स्टॉक आउट से बचाना। हमारे फार्मेसी में जो भी स्टॉक आउट हो रहे हैं, जो भी दवा की कमी हो जा रही है, उससे बचना है और कंटिन्यूस सप्लाई चलती रहे। रीऑर्डर लेवल जैसे एवरेज डेली यूज क्या है, और लीड टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। लीड टाइम के साथ जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया वैसे नीचे मल्टीप्लाई क्या है, एवरेज डेली यूज कितना हो रहा है, लीड टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका हो जाएगा। देखिए एवरेज डेली यूज मान लीजिए 20 टैबलेट का, लीड टाइम 5 दिन है, तो आपको 100 टैबलेट रीऑर्डर में मंगाना है। समझ आ रहा है आपको। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होते हैं, देखिए बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको ऐसा समझिए। आपको ये 2 नंबर 3 नंबर में ऐसा पूछेगा, ठीक है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर यह दर्शाता है कि हॉस्पिटल या फार्मेसी में रखी गई दवाएं कितनी बार एक समय अवधि में इस्तेमाल या रिप्लेस होती हैं। यानी जो भी एक समय में कितनी आप मेडिसिन को खरीद रहे हैं या कितना आप रिप्लेस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर। ठीक, 1 साल का ओवर जो भी होता है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर। ठीक, इसका उद्देश्य इफिशिएंट स्टॉक मैनेजमेंट को जो स्टॉक है उसको मैनेजमेंट करना है। ओवर स्टॉकिंग, जो भी दवा है वो ज़्यादा अमाउंट में हमारे स्टॉक में न पड़ा रहे, वेस्टेज ना हो, ख़राब ना हो जाए, इसको कंट्रोल करने का, इसको मैनेज करने का जो तरीका है इन्वेंट्री टर्नओवर किससे दिखाता है। इसका बात करेंगे तो इन्वेंट्री टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ गुड एंड एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड क्या होता है इसके बारे में भी नीचे हम फिर समझ लेंगे। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड मान लीजिए जो भी है वो कितना 1,20,000 और एवरेज इन्वेंट्री कितना है 30,000, तो उसको जब भाग देंगे तो 4 टाइम्स यानी 4 बार की बात कर रहा है कि 4 बार आपका टर्नओवर होगा। ठीक, क्लियर। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड क्या होता है, वस्तुओं की बिक्री लागत, कॉस्ट ऑफ गुड सर्विस कुल लागत क्या कहता है, फार्मेसी में किसी समय अवधि में बेची गई दवाओं पर खर्च की गई
जो भी किसी भी समय में जो भी हम बेच रहे हैं या उसको खरीद रहे हैं, जो भी समय लग रहा है, जो भी पैसा लग रहा है, खर्च लग रहा है, उसी को हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं। जो भी हम सामान बेच रहे हैं, जो भी उसमें कुल लागत लगी हुई हो, ठीक। या प्रॉफिट कैलकुलेशन इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए ज़रूरी है। हम इसको ऐसा भी समझते हैं, मान लीजिए हमने 1000 रुपये में खरीदा था, 1200 में बेच दिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड कितना हो जाएगा, 200। यानी हमने 1000 में खरीदा था, 1200 में बेचा, तो 200 का हमको प्रॉफिट भी हो गया, ठीक। एवरेज इन्वेंट्री की बात करें तो एवरेज इन्वेंट्री वह औसत है जो किसी समय अवधि में फार्मेसी में रखी गई जो भी मेडिसिन, जो भी सप्लाई है, उसके रिकॉर्डिंग देखा जाता है। फार्मूला की बात करें तो इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक 1/2। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक क्या होते हैं, जब शुरुआती तौर में जो भी पीरियड में जो भी फार्मेसी में जो भी स्टॉक मौजूद होता है उसको ओपनिंग, और अंतिम में जो बचा होता है यानी कैलकुलेट करने के टाइम उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। आगे देखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट वह प्रोसेस है जिसमें ड्रग और मेडिकल सप्लाई को मैनेज करने के लिए ऑर्डरिंग, स्टोरिंग और यूजिंग एंड सेलिंग जैसी गतिविधियाँ शामिल होती हैं। आप इसको क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे, स्टोर करेंगे, और साथ में यूज कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। इसका उद्देश्य स्टॉक की सही मात्रा, अवेलेबिलिटी और क्वालिटी सुनिश्चित करना है, और एक्सपायरी और वेस्टेज और ओवर स्टॉकिंग से बचाना है। ये सब मतलब आप समझ रहे होंगे, अवेलेबिलिटी क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, एक्सपायरी, वेस्टेज, ओवर स्टॉकिंग क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको अब बार बार यही चीज़ें आ रही हैं तो आपको पता भी होगा, ठीक। इसमें वेयर हाउस में आने और जाने वाले हर प्रोडक्ट का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक। देखिए, इसको मैनेज करने का 4 तरीका है। पहला है स्टोरेज कंडीशन, आपको इसको स्टोरेज कंडीशन पहले मैनेज करेंगे। दूसरा FIFO और FEFO मेथड होता है, एक्सपायरी ड्रग रिमूवल होता है, डॉक्यूमेंटेशन, ये 4 चीज़ें होती हैं। देखिए, पहला स्टोरेज कंडीशन। हम सब जानते हैं स्टोरेज कंडीशन हर दवा का कुछ अलग अलग हो सकता है। जैसे प्रोटेक्शन के लिए दवा स्टोरेज रूम में अलग अलग कंडीशन में रखी जाती हैं टेम्परेचर के आधार पर। जैसे रूम टेम्परेचर पर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकांश दवा रखी जाती हैं। कूल स्टोरेज होता है 8 से 15 डिग्री का, जैसे एंटीबायोटिक, हार्मोन्स, इस पर रखा जाता है। कोल्ड स्टोरेज में 2 से लेकर 8 डिग्री तक यानी विटामिन, वैक्सीन को इस पर रखा जाता है। फ्रीज कंडीशन -2 से 2 डिग्री तक, जैसे इंसुलिन टाइप की कुछ आई ड्रॉप भी इसमें रखी जाती हैं। क्लियर। मेथड ऑफ स्टोरिंग की बात करें इसमें, यानी कौन सा मेथड, कौन सा तरीका हो सकता है स्टोर करने का। देखिए, जैसे टैबलेट की बात करें, कूल एंड ड्राई प्लेस है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर। देखिए, ये सबके लिए लगभग सेम ही रहेगा। आप कहीं भी जब आप पढ़ेंगे, जब कहीं भी आप स्टोरेज कंडीशन पढ़ेंगे, अगर टैबलेट है तो उसका स्टोरेज कंडीशन यही लिखेंगे। ये नहीं है कि वहाँ पे अलग से आपको कुछ पढ़ना है, यही है, जो चीज़ें हैं यही आपके सामने ही है। देखिए, टैबलेट का सेम रहेगा, कैप्सूल का भी सेम रहेगा। उसके बाद इमल्सन की बात करें तो प्रोटेक्टेड लाइट वेल क्लोज्ड कंटेनर रहेगा। सस्पेंशन की बात करें तो इसका भी वही सेम रहने वाला है। ऑइंटमेंट की बात करें तो इसका भी वही सेम रहने वाला है। सिरप की बात करें तो उसका भी सेम वही रहने वाला है। इंजेक्शन की बात करें तो उसका भी सेम वही रहने वाला है, ठीक। यानी कोई भी है, अब भाई उसको बच्चों से दूर रखना है, उसको बॉटल को अच्छे से बंद रखना है, और अगर टैबलेट है तो उसको धूप से, ये सब चीज़ें से, सिरप है तो ये सब चीज़ों से बचाना है। तो सबके लिए कॉमन है कि नहीं। तो आपको इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, स्टोरेज कंडीशन आपको आराम से आप लिख सकेंगे। आगे जो है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अक्सर ये फार्मेसी में देखा जाता है, जो स्टॉक में पहले आया था, मान लीजिए आपने आज पैरासीटामोल की बॉक्स खरीदा था, और उसके बाद मान लीजिए एक महीने बाद फिर हमने अपने पैरासीटामोल की एक बॉक्स और खरीद लिए। तो जो अभी आज खरीदे थे, इसका जो बचा हुआ है, पहले इसको बेचेंगे, पहले उस जो नए लाए हैं उसको बेचेंगे? नहीं, जो पहले हम खरीदे थे पहले इसका स्टॉक बेच लेंगे, तब हम नए वाले को बेचेंगे। क्यों? ऐसा ना हो पता लगा उसको बेचने के चक्कर में क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए, खराब हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया उसको पहले निकालो, ठीक। जिसको हमने पहले अपने वेयर हाउस में लाया था उसको पहले हम बाहर निकालेंगे। क्लियर। ये चीज़ें यही है। उसके बाद इसमें देखेंगे, जैसे अगर मान लीजिए टैबलेट है, सप्लाई 1 जनवरी को हुआ और 10 जनवरी को आई, तो 1 जनवरी वाला स्टॉक को पहले हम बेचेंगे, जो उसको पहले हमको डिलीवर करना है। मोस्टली नॉन प्रिस्क्रिबेबल ड्रग या नॉर्मल मेडिसिन जो होती हैं, ये सब इसी मेथड पे काम करती हैं। दूसरा क्या होगा, FEFO, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। जो पहले एक्सपायर होने वाला हो उसे पहले डिस्पेंस किया जाएगा। मान लीजिए अभी आपने जो दवा पहले 1 जनवरी को खरीदा था, उसका एक्सपायरी डेट मान लीजिए उसका एक्सपायरी डेट कितना है, 10 फरवरी। कितना है, 10 फरवरी। और जो B वाला खरीदे थे उसका कितना है, 15 फरवरी। तो हम पहले किसको बेचेंगे, पहले A वाले को बेचेंगे। जिसका एक्सपायरी डेट नज़दीक हो उसको पहले बेच देंगे, जिसका दूर हो उसको बाद में बेचेंगे, ठीक।
समझ में आ रहा है। इसमें परसिएबल एंड वैक्सीन, इंसुलिन, एंटीबायोटिक। परसिएबल क्या होती हैं? परसिएबल का मतलब होता है वे आइटम जो जल्दी खराब हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उसको पहले बेच दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो जल्दी खराब हो जाएंगे उसको जल्दी बेच दिया जाएगा। ठीक, उदाहरण के लिए वैक्सीन हो गया, इंसुलिन हो गया, आई ड्रॉप हो गया, लिक्विड फार्मूलेशन सिरप, ये सब क्या है, जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक, आगे एक्सपायरी ड्रग रिमूवल। एक्सपायरी ड्रग कैसे आपको रिमूव करना है, कैसे निकालना है, वो चीज़ें हैं। एक्सपायरी ड्रग रिमूवल वह प्रक्रिया है जिसमें वेयर हाउस या फार्मेसी में मौजूद एक्सपायर्ड या ऑलमोस्ट एक्सपायर्ड ड्रग को स्टॉक से अलग करना होता है, प्रॉपर उसको डिस्पोज करना होता है। उद्देश्य क्या है? पेशेंट की सेफ्टी सुनिश्चित करना, ड्रग वेस्टेज कम करना। ऐसा ना हो कि वो आप एक्सपायर्ड दवा पेशेंट को दे दें और पेशेंट क्या हो जाए, उसके लिए दिक्कत हो जाए। तो उस पेशेंट की सेफ्टी के लिए उस दवा को हमको अलग रखना होगा और जिससे ड्रग क्या हो, वेस्टेज कम हो, यानी दवा जो हो खराब कम हो। क्लियर? जैसे रेगुलर इंस्पेक्शन, कुछ तरीका है जैसे रेगुलर इंस्पेक्शन करना है, रेगुलर जांच करना है, रेगुलर चेक करना है कि जो भी दवा हमारे रैक पर रखी है उसकी एक्सपायरी क्या है। सेग्रीगेशन अलग कर दीजिए, जो भी एक्सपायर्ड दवा है उसको अलग रखिए, ये नहीं कि उसी में आप रखे हुए हैं। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट बनाइए, ये दवा हमारे पास एक्सपायर हुआ है, ये दवा हमारे पास एक्सपायर में रखा हुआ है। डिस्पोजल सुनिश्चित करिए, जो भी एक्सपायर्ड दवा है उसको रेगुलेटरी गाइडलाइन के अनुसार सेफली डिस्पोज करें। इंपॉर्टेंस की बात करें तो पेशेंट क्या हो, अनसेफ इन्फेक्टिव ड्रग उसको न मिले, और साथ में फार्मेसी की इन्वेंट्री एक्यूरेट और सेफ रहे। फार्मेसी जो आप चला रहे हैं उसकी इन्वेंट्री भी आपको सेफ रहे। अगला जो अपना टॉपिक है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें वेयर हाउस या फार्मेसी में आने जाने वाली सभी दवाओं का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। न्यू स्टॉक, रिटर्न स्टॉक, एक्सपायर्ड ड्रग, डिस्पेंस रिकॉर्ड, ये सब रखा जाता है। इसमें एक लिस्ट आपके पास, एक बुक की तरह आप इसको तैयार करेंगे जिसमें आप सब लिखेंगे नवा स्टॉक कौन सा है, कौन सा एक्सपायर्ड ड्रग है, कौन सा डिस्पेंस किए हैं, सब इसमें लिखा होना चाहिए। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब स्टॉक की सही मात्रा और एवेलेबिलिटी ट्रेस करना होता है। ऑडिट एंड कंप्लेंट्स, रेगुलेटरी हॉस्पिटल ऑडिट रिक्वायरमेंट पूरी करना होता है। जो भी नियम कानून जो भी कम्प्लीकेट दिए जाते हैं उसको कंप्लीट करना है। अकाउंटेंसी रखना है, कोई भी ड्रग मूवमेंट हो, यूजेज हो, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करता है। ठीक, की पॉइंट की बात करें तो सभी एंट्रीज डेट, नेम, ड्रग नेम, बैच नंबर, क्वांटिटी, सप्लायर डिटेल्स के साथ रखना होता है। डॉक्यूमेंटेशन में एक्सपायरी मैनेजमेंट और रीऑर्डर डिसीजन आसान हो जाते हैं। ठीक, तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप अच्छे से चैप्टर पढ़िए और अगर आपको कहीं समस्या हो रहा होगा तो हमको बता दीजिएगा कमेंट में, तो हम उसको अच्छे से फिर से एक बार क्लियर कर देंगे आपको। ठीक, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, छोटा ही चैप्टर है, बट क्या है चैप्टर थोड़ा घुमावदार था। तो हमने लास्ट में अपना कहाँ तक देख लिया है, डॉक्यूमेंटेशन तक। हमने सोचा था इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, लेकिन हमने क्या किया, इसी लेक्चर में देख लिया। तो बहुत नहीं था कि यहाँ से था, यहाँ से ना, यहाँ से था, इतना हमने आप आज के लेक्चर में देखा है। अच्छे से पढ़िए और चैनल को अगर सब्सक्राइब या शेयर नहीं किए हैं तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमको अच्छा लगता है और हम और भी मेहनत से आपके लिए ये सब नोट्स प्रिपेयर करना, उसके बाद आपको पढ़ाना, ये सब चीज़ें हम कर पाएंगे। ठीक, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।